हेलो दोस्तों, वीएस क्लासिक फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गए हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको आज के दिन 28 मई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो आज का दिन है 28 मई, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई है उस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। और ये जो दिन है ये स्टार्ट हुआ था सन 1987 में। और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों सहित महिलाओं के स्वास्थ्य और भलाई से संबंधित मुद्दों पर लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो ये दिन जो किस रूप में मनाया जाता है, तो 28 मई का जो दिन है वो मनाया जाता है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस। 28 मई आज का दिन ये मनाया जाता है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। और ये दिन जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। अब स्टार्ट हुआ था ये, इस दिन को मनाना ये स्टार्ट हुआ था 1987 में। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, जो प्रजनन स्वास्थ्य और यौन स्वास्थ्य, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एक देश ने जो सड़कों पर जो ड्राइवरलेस जो कारें हैं उनको चलाने की अनुमति दे दी है। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऐसा देश है यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ने अभी ये अनुमति दे दी कि सड़कों पर जो ड्राइवरलेस कारें हैं वो चलेंगी। ये जो कारें हैं ये कम गति पर इनका प्रयोग होगा और इनके लिए अलग से एक लेन बनाई जाएगी जो अलग लेन में चलेंगी। और यूके में उनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2035 तक 40% कार सेल्फ ड्राइविंग कारें होंगी। और इससे देश में 38,000 नई जो वहाँ पे नौकरियां हैं उनका सृजन भी होगा, ये वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है। तो सड़कों पर बिना ड्राइवर की कारों का चलने का सबसे पहले कौन सा देश बना है? ड्राइवरलेस। तो कहाँ पे चलेंगी ये चलेंगी यूनाइटेड किंगडम में। ड्राइवरलेस कार्स कहाँ पे चलेंगी? यूनाइटेड किंगडम में। और इनका क्या उद्देश्य है कि 2035 तक 40% जो इनकी कार है वो होंगी ड्राइवरलेस कारें होंगी 40%। और ये जो कार हैं ये चलेंगी LKS, ये जो बिल्कुल अलग से इनकी लाइन होगी। LKS का मतलब ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम, ALKS, ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम। इस लेन में ये कारें चलेंगी और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जो इनकी स्पीड निर्धारित की है, जो ये मैक्सिमम जो इनकी स्पीड है ये है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और यूके सरकार के जो उनका कहना है कि 2035 तक जब ये इतनी कारें जब रोड पे होंगी तो 38,000 जो नई जॉब्स हैं उनका सृजन होगा। 38,000 जॉब वहाँ पे रोजगारों के वहाँ पर अवसर पैदा होंगे। तो ये क्या है कि सबसे पहला कौन सा देश बना जो ड्राइवरलेस कार जहाँ पे उनको परमिट मिल गया, जो वहाँ पे स्टार्ट हो गई सड़कों पर चलनी, तो वो दो देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। और 2035 तक उनका 40% कार वहाँ के ड्राइवरलेस कार चलाने का वहाँ पे उनका उद्देश्य है। और ये कारें चलेंगी ALKS में, ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम, जिनके लिए अलग से ये लेन बनाई गई है। और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर। और
38,000 नई जो रोजगार है उनका वहां पे सृजन भी होगा, ये वहां की गवर्नमेंट का कहना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ताओं द्वारा किए गए 5 वर्षीय जो व्यापक अध्ययन है, उस अध्ययन में उन्होंने बताया कि जो दिल्ली में जो सांपों की प्रजाति है उसमें 5 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है। ये जो अध्ययन है ये किया है DU के जो पर्यावरण अध्ययन विभाग के जो शोधकर्ता है गौरव बरहादिया, उन्होंने वो इस टीम में थे जिन्होंने ये अध्ययन किया है। तो उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राजधानी में जो सांपों की जो प्रजातियां हैं वो अब 23 हो गई हैं। पहले वहां पे कितनी प्रजातियां थी? पहले वहां थी 18 प्रजातियां, अब 5 प्रजातियां नई और जुड़ गई, तो इसके साथ ही वहां पर 23 प्रजातियां हो गई। और साथ ही जो दिल्ली के जो ये इसमें एक बुक है फौना ऑफ दिल्ली, वो भी अपडेट कर दी गई है, जो कि 1997 की जो उसकी सूची थी वो अब वहां पे अपडेट कर दी गई है। इस अध्ययन में जो सांपों की जो प्रजातियां ली गई थी वो 23 प्रजातियां और 9 समूहों के 329 सांपों को शामिल किया गया है। तो क्या हो गया अब दिल्ली के जो सांपों की प्रजाति उसमें कितने सांप और जुड़ गए हैं? दिल्ली के सांपों की प्रजाति में 5 प्रजातियां जोड़ दी गई हैं। और यह अध्ययन किसने किया है? यह अध्ययन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्यावरण अध्ययन विभाग के शोधकर्ता गौरव बरहादिया। किसने किया है? ये किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से विभाग ने? पर्यावरण अध्ययन विभाग। इस विभाग ने शोध किया है और इस शोध भी कितने साल में हुआ है? 5 साल में। 5 साल का के गहन शोध, 5 साल के गहन शोध में इन्होंने ये बताया है कि दिल्ली में 5 सांपों की 5 और प्रजातियां इसमें जोड़ दी गई हैं और नई सांपों की 5 प्रजातियां मिली हैं। अब जो दिल्ली में टोटल जो सांपों की प्रजातियां हैं वो कितनी हो गई हैं? अब जो टोटल प्रजातियां हैं वो हो गई हैं 23 प्रजातियां। कितनी प्रजातियां? 23 प्रजातियां वहां पर हो गई हैं। ये 5 लाने के बाद वहां पे कितनी हो गई? 23 प्रजातियां वहां पे हो गई हैं। और वो बुक कौन सी अपडेट की है? वो की है फौना ऑफ दिल्ली। इसकी जो 1997 की जो लिस्ट थी उसको अपडेट कर दिया गया है। अब वहां पे 18+5 प्रजातियां हैं। इन 23 प्रजातियों की जो ये अध्ययन किया गया, इन 23 प्रजातियों के 9 समूहों में 329 सांप थे। कितने सांप थे? 9 समूहों के 329 सांपों पर अध्ययन किया गया। ठीक है, तो अब दिल्ली में कितने हो गए सांपों की प्रजातियां? 23। पहले कितने थी? 18। और ये 5 प्रजाति और जोड़ने के बाद अब होगी वहां पे 23। और ये अध्ययन किसने किया? ये अध्ययन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्यावरण अध्ययन विभाग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है कि सीबीआई के नए डायरेक्टर, सीबीआई के अभी नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये जो सुबोध कुमार जायसवाल जी जो ये नए सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए हैं, इससे पहले जो हमारे पुराने जो सीबीआई डायरेक्टर थे वो थे आर.के. शर्मा, जो फरवरी में रिटायर हो गए थे। उसके बाद ये पद जो था ये खाली था, तो अभी इनको अपॉइंट किया गया है। और इनका जो टेन्योर होगा, इनका जो टाइम होगा वो होगा 2 साल का। और जो सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं ये पहले
CISF के महानिदेशक रह चुके हैं और ये महाराष्ट्र ATS में भी ये काम कर चुके हैं। और ये 1985 बैच के IPS ऑफिसर रह चुके हैं। 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं। तो CBI के नए डायरेक्टर कौन है? CBI के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। CBI डायरेक्टर कौन है अभी? सुबोध कुमार जायसवाल। और इनसे पहले कौन से थे? इनसे पहले थे RK शर्मा। इनसे पहले थे RK शर्मा जो अभी फरवरी में रिटायर हुए हैं। फरवरी 2021 में रिटायर हुए। उनके बाद से पद ये खाली था, तो अभी ये नए ये आए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इससे पहले इनका जो कार्यकाल है वो है 2 साल का। 2 साल का इनका कार्यकाल है। और ये पहले CBI इससे पहले ये क्या थे? CISF के महानिदेशक रह चुके हैं। और महाराष्ट्र ATS में भी सेवाएं दे चुके हैं। और ये 1984 बैच के IPS हैं। कौन से बैच के IPS है ये? 85 बैच के ये IPS हैं। 1985 बैच के IPS भी है। और जो ये CBI है, ये CBI जो हमारा शुरू हुआ था ये 1941 में शुरू हुआ था। और इसका उस समय जो मुख्य उद्देश्य था, तो उस समय का जो इसका मुख्य उद्देश्य था, भारतीय जो युद्ध थे, युद्ध और आपूर्ति विभाग में जो हो रही थी, जो घूसखोरी और भ्रष्टाचार के जो मामले थे, उनका मतलब उनकी जांच करना और उन पर निगरानी रखना। स्टार्टिंग में जो CBI का मुख्य कार्य ये था। उसके बाद इसको 1963 में इसको CBI बना दिया गया। इसका मतलब इसका नाम बदल दिया गया। और जो अब ये किसके अंडर आता है? अब ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उसका जो CBI है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर सीधा भारत सरकार को रिपोर्ट करता है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस है वो 24 मई को मनाया जाता है। इसका जो इस बार का जो इसका थीम था, इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी एक साझा भविष्य प्रदान करना, मतलब सबको एक जैसा भविष्य प्रदान करना। ये उन सभी राष्ट्रों द्वारा मनाया जाता है कि जहाँ पे पहले ब्रिटिश शासन रहा है। और इस प्रकार के 54 जो राष्ट्रमंडल देश हैं वर्ल्ड में। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुशासन को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने जैसे इनके आवश्यक लक्ष्य हैं जो ये प्राप्त करने का इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस ये मनाया जाता है 24 मई को। 24 मई को ये मनाया जाता है। इसमें कितने देश हैं? 54 इसमें कॉमनवेल्थ देश हैं। कितने हैं? 54 राष्ट्रमंडल देश है जिनका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिनका मुख्य उद्देश्य है देश में सुशासन को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने जैसे इनके जो मुख्य उद्देश्य हैं। और ये 24 मई को क्यों मनाया जाता है कि 24 मई 1819 को ब्रिटेन की जो महारानी थी वो विक्टोरिया, उनका जन्मदिन था। 24 मई 1819 महारानी विक्टोरिया
का जन्मदिन, इसलिए 24 मई को राष्ट्रमंडल जो दिवस है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये राष्ट्रमंडल कौन से देश हैं? जिन देशों पर पहले ब्रिटिश शासन था, मतलब जो 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 देश ब्रिटिश शासन के अंडर थे वो राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं और वे राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रमंडल जो दिवस है वो है 24 मई को। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि केरल के जो शाहजी एनएम जो एक व्यक्ति हैं, उनको भारतीय जैव विविधता पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता ने इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में उनको 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र दिया गया है। इनको केरल का यूट्यूबर मैन भी बोला जाता है। क्या नाम है इनका? शाहजी एनएम। शाहजी एनएम। इनको केरला के यूट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनको ये जो पुरस्कार है किस में मिला है? इनको ये पुरस्कार भारतीय जैव विविधता पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत जैव विविधता पुरस्कार, भारत जैव विविधता पुरस्कार इनको मिला है। और ये पुरस्कार इनको क्यों मिला है? क्योंकि पालतू प्रजातियों के जो संरक्षण की जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के अनुसार इनको 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र मिला है। और इन्होंने वहां पे अपने खेत में कई प्रकार के जो कंद भी उगाए हुए हैं, जैसे याम, कम याम, एलिफेंट फ्रूट याम, अरारोट आदि जो ये कंद होते हैं वो 200 तरह के कंद इन्होंने अपने खेत में वहां पे उगाए हुए हैं और ये वहां पे उनका संरक्षण भी करते हैं। इसलिए इनको 7 बार राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार? 7 बार इनको राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। सात बार इनको राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनको पीपीवी और एफआर अथॉरिटी नई दिल्ली के द्वारा इनको प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड 2015 में मिल चुका है। कौन सा? प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड। प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड 2015, ये भी इनको पहले मिल चुका है। प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड ये इनको पहले मिल चुका है 2015 में। एक 7 बार इनको राज्य पुरस्कार मिल चुका है। और जो अभी इनको जो पुरस्कार मिलेगा भारत जैव विविधता पुरस्कार, इसमें इनको 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र इनको जो अभी मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभी स्पेस एजेंसी नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। तो उन्होंने कौन से जो सबसे पहले जो चंद्रमा का जो मिशन है जिस पर रोबोट भेजेंगे, जो इस मिशन का नाम इन्होंने रखा है वाइपर। इस मिशन को क्या नाम दिया है? वाइपर मिशन। तो इसका उद्देश्य वहां पे क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य वहां पे बर्फ की तलाश करना और जो चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव के चारों ओर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका नक्शा बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कौन सी एजेंसी ने, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने वहां पे चंद्रमा पर मोबाइल रोबोट भेजने का किया है? तो वो है नासा।
क्या करेगी नासा 2023 तक चंद्रमा पर मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। और इस मिशन का जो नाम है वो क्या है? मिशन का नाम है वाइपर। मिशन का नाम क्या है? वाइपर। और इसका बजट कितना है? इस मिशन का जो बजट है वो है 43,000 करोड़, 43,000 करोड़ डॉलर का इनका बजट है। हाँ। और इसका इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि ये चंद्रमा पर बर्फ की खोज करेगा। और दूसरा, ये रोबोट चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर प्राकृतिक संसाधनों का भी जो नक्शा बना के वहां पे यहाँ पे वापस पृथ्वी पर भेजेगा। मतलब पृथ्वी के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर का नक्शा बना करके पृथ्वी पर भेजेगा। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है? चंद्रमा पर बर्फ की खोज करना और दक्षिणी ध्रुव का नक्शा बनाकर हमारे यहाँ पे भेजना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट है कि भारत का पहला जो 3D घर है वो कहाँ पे बना? तो भारत के पहले 3D घर का जो उद्घाटन है वो IIT मद्रास में हुआ है। कहाँ हुआ है? IIT मद्रास में। तो IIT मद्रास की जो वहाँ पे जो एलुमनी है उन्होंने अपने स्टार्टअप से ट्वेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के नाम से ये स्टार्टअप है। और इन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी से पहला घर बनाया है, ये जो 600 वर्ग फीट के अंदर ये घर बना है। और इसका जो उद्घाटन है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और इस घर का जो ये आगे जो ये फ्यूचर है, जो ये बनाना, ये इस प्रकार के 3D मकान, तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो घरों में जो लागत है, जो घर बनाने में जो लागत आती है उसको कम किया जाए और इको फ्रेंडली जो सामग्री है उसका उपयोग किया जाए, ताकि जिससे लागत भी कम हो और पर्यावरण के लिए भी वो सही रहे। और हर लोगों मतलब प्रत्येक लोगों की जो आवास संबंधी जो समस्या है उनके लिए एक प्रकार से ये वरदान साबित होगा। तो पहला भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड होम है वो कहाँ पे बनाया गया है? वो है IIT मद्रास। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ये बनाया है सबसे पहले IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने इसको बनाया है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? उद्घाटन किया है वर्चुअली किया है इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, वर्चुअली उद्घाटन किया है ये। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसकी है? ये IIT मद्रास की जो पहले जो एलुमनी है वहाँ के जो उनका स्टार्टअप है ये है ट्वेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। ट्वेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। ट्वेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित करके ये 600 वर्ग फीट में ये घर बनाया है। कितने वर्ग फीट बनाए हैं? 600 वर्ग फीट में ये मकान बना है। और ये बिल्कुल क्या है? इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली जो सामग्री का यूज किया गया है, जिससे आगे क्या होगा? पर्यावरण और साथ ही जो जरूरतमंद है, घरों के लिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए एक प्रकार से वरदान होगी ये टेक्नोलॉजी। तो पहला देश का जो पहला 3D प्रिंटेड हाउस है वो कहाँ बना है? IIT मद्रास ने बनाया है। और इसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है ट्वेस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस।
600 वर्ग फीट में ये मकान बना है और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली सामग्री है उसका इसमें प्रयोग होता है और बहुत कम इसका जो इसकी लागत है वो भी बहुत कम आएगी और इससे जो आवास संबंधी जो देश की जो समस्या है उनके लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। तो कल के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन डाल देता हूँ, पता भी लग जाएगा आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं कि नहीं, और कल उसका मैं आंसर भी आपसे लूँगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसे बोल भी देता हूँ। तो कल के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि WHO ने अभी आपातकाल यूज के लिए कौन सी वैक्सीन, मतलब उसकी जो सूची है उसमें कौन सी वैक्सीन अभी शामिल नहीं की है, तो कौन सी है ये लिख देता हूँ। WHO की आपातकालीन सूची में कौन सा टीका नहीं है। ऑप्शन है ए कोविशील्ड, ऑप्शन बी स्पुतनिक, ऑप्शन सी कोवैक्सीन, ऑप्शन डी कोई, उपरोक्त में कोई। ये 4 ऑप्शन है। कल इसका आंसर जरूर दें और कमेंट में देखें तो और बेटर रहेगा, इसे पता लग जाएगा आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, कल कुछ और आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे।